नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है संस्कार। तो दोस्तों, कहानी को सुनने से पहले मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल पर जुड़े रहें। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। रात को नींद ज़रा देर से आई थी, इसलिए आज गोपीनाथ जी की आँख देर से खुली थी। जब उठे तो सूरज की रोशनी खिड़की से छनकर आ रही थी। उन्होंने सिरहाने रखा चश्मा टटोल कर पहना और घड़ी की ओर देखा। 9 बजने को आए थे। अरे, देर हो गई, वे लोग आने ही वाले होंगे। मन ही मन बुदबुदाए हुए गोपीनाथ जी लाठी टेकते हुए कमरे से बाहर आ गए। उनका बेटा अरविंद वहीं बैठकर नाश्ता कर रहा था। वे भी उसके पास आकर बैठ गए। मोहिनी बहू, मुझे भी चाय दे दो, गोपीनाथ जी ने अपनी बहू से कहा तो अंदर खड़ी मोहिनी मन ही मन कुढ़ती हुई बुदबुदाने लगी। लोग उठते के साथ ही शुरू हो गए हुक्म चलाने। बहू न हो गई कोई मशीन हो गई जिसे सारा दिन चलने को कहो पर कभी थकेगी नहीं। यहाँ हम दोनों हैं जो दिन भर इनकी सेवा में मर खप रहे हैं, तो दूसरी ओर मेरे जेठ जेठानी हैं जो बिना कोई जिम्मेदारी उठाए अपनी ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं। मुझे तो लगता है कि सारी उम्र इनकी सेवा में ही निकल जाएगी मेरी। तभी डोरबेल बजी। अरे, इस समय कौन होगा? नाश्ता ख़त्म करते हुए अरविंद बोला। सामने वकील साहब खड़े थे। उसके हाथ में काले रंग की फाइल थी। गोपीनाथ जी ने ठंडी आवाज़ में कहा, बेटा, मैंने बुलाया था इन्हें, वसीयत बनवानी है। अचानक ही घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। मोहिनी जो रसोई में चाय बना रही थी ठिठक गई। उसके कान खड़े हो गए और आंखें चौड़ी हो गई। वसीयत? अचानक उसने हाथ पल्लू से रगड़ा, चाय छानी और चुपचाप चाय की ट्रे उठाकर बाहर आकर खड़ी हो गई। वकील ने चश्मा ठीक किया, कुर्सी खींची और कागज़ निकालकर बोला, देख लीजिए गोपीनाथ जी, आपने जैसा कहा था मैंने वैसे ही कागजात तैयार करवा दिए हैं। कहते हुए वकील साहब ने औपचारिक आवाज़ में पढ़ना शुरू किया। मैं गोपीनाथ पुत्र शर्मा दास अपनी पूरी संपत्ति, दोनों प्लॉट, पुश्तैनी मकान, खेत और बैंक में जमा रकम अपने दोनों बेटों यश और अरविंद मैं बराबर बांटता हूँ। इतना सुनते ही मोहिनी की सांस जैसे अटक गई। उसने चाय की ट्रे ज़ोर से टेबल पर पटकी और गुस्से में बोली, बराबर? मोहिनी की आवाज़ धीमी थी मगर भीतर से तपती हुई। बाबूजी, इतने सालों से हम आपकी सेवा कर रहे हैं। आपकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती हूँ मैं। अरविंद दिन रात पसीना बहाते हैं और यश भैया, उन्होंने तो आपका हाल तक नहीं पूछा, फिर बराबरी किस बात की? गोपीनाथ जी की थकी हुई आँखों में एक झिझक और बेबसी थी। बेटी, यश भी मेरा बेटा है, मैं दोनों में फ़र्क कैसे करूं? वे 2 कदम आगे आई। उसके चेहरे पर हल्की हंसी थी। आप फ़र्क नहीं कर सकते हैं, लेकिन देख तो सकते हैं आपके दोनों बेटों में कितना फ़र्क है। क्या 2-2 आँखें होते हुए भी आपको नज़र नहीं आता? अरविंद ने मोहिनी का हाथ दबाया और धीरे से बोला, बस मोहिनी, चुप हो जाओ। बाबूजी जो सही समझते हैं वही करेंगे। पर मोहिनी के चेहरे पर उस वक्त एक ऐसा सन्नाटा था
जो किसी तूफान से पहले आने की चेतावनी दे रहा था। वह बिना कुछ कहे रसोई में चली गई। अब वहाँ सिर्फ वसीयत के कागज़ों की ससराहट गूंज रही थी। शाम के समय जब गोपीनाथ जी आराम करके कमरे से बाहर आए तो घर में खामोशी थी। बस रह रह कर उनकी खांसी की आवाज़ गूंज रही थी। उन्होंने दरवाजे की ओर देखा और आवाज़ लगाई, मोहिनी बहू। कोई जवाब नहीं आया। शायद वे रसोई में व्यस्त होगी। उन्होंने थोड़ा ऊंचा बोलकर बेटे को पुकारा, अरविंद। अरविंद कमरे से बाहर आया। क्या हुआ बाबूजी? गोपीनाथ जी ने गले पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा खांसी ज़्यादा हो रही है। थोड़ी चाय मिल जाती तो खांसी में आराम मिल जाता। अभी लेकर आता हूँ बाबूजी, कहकर अरविंद रसोई में चला गया। मोहिनी को अपने काम में व्यस्त देखकर अरविंद बिना कुछ कहे खुद ही चाय बनाने लगा। चाय बनाते हुए अरविंद को अपने बचपन के दिन याद आ गए। बचपन में जब बाबूजी मिट्टी के चूल्हे पर चाय बनाते और रोटियां सेकते थे, तब अरविंद और बड़ा भाई यश वहीं बैठकर उनका इंतज़ार करते थे। यश तो खा पी कर खेलने निकल जाता था, लेकिन अरविंद हमेशा बाबूजी के हाथ से खाना खाने और चाय पीने की ज़िद करता था। जब तक वे अपना काम निपटाकर उसे अपने हाथों से खाना नहीं देते थे, तब तक उनके पास ही बैठा रहता था। अरविंद को अपने पिता में ही माँ नज़र आती थी। जब वे छोटा सा था तभी उसकी माँ का निधन हो गया था। तब से लेकर आज तक वे अपने पिता के साथ ही रहा। अब समय बदल चुका था। अब बड़ा बेटा यश अपनी पत्नी के साथ बेंगलुरु में रहता था। वहाँ उसकी अच्छी नौकरी थी। एक बड़ी कंपनी में काम करता था। परंतु अरविंद कानपुर में ही था अपने बाबूजी के साथ। अरविंद ने अपने पिता की देखभाल की जिम्मेदारी बिना किसी सवाल के उठाई थी। लेकिन मोहिनी वे जिम्मेदारी निभा तो रही थी, मगर एक बोझ समझकर। सुबह से लेकर रात तक का बाबूजी का खाना, दवा और ज़रूरतें पूरी करते करते उसके मन में अजीब सी थकावट भर आई थी। चेहरे पर हमेशा हल्की सी खींच और होठों पर शिकायत रहती थी। पर फिर भी अरविंद के कहने पर बेमन से सब कुछ निभा रही थी। उसकी सेवा में प्यार नहीं बल्कि एक समझौता था। जबकि बड़े बेटे यश और उसकी पत्नी ने गोपीनाथ जी को अपने पास रखने से साफ मना कर दिया था। पोस्ट कॉलोनी में उसके फ्लैट में बाबूजी के रहने के लिए जगह नहीं थी। यश ने दो टूक कह दिया था, बाबूजी कानपुर में ही ठीक हैं। उनकी देखभाल के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। गोपीनाथ जी ने ये सब सुन लिया था, मगर ख़ुद को समझा लिया कि अपना ही बेटा है, कहीं न कहीं उसकी भी मजबूरी होगी। मगर मोहिनी के मन में ये बात चुभी थी। आज खाना खाने के बाद जब गोपीनाथ जी ने दवाई मांगी तो मोहिनी ने रसोई में से ही आवाज़ दे दी, अरविंद तुम दे दो, मेरे पास समय नहीं है। अरविंद चौंका था, क्योंकि ये पहली बार था जब मोहिनी ने बाबूजी की दवा देने से साफ मना किया था। मोहिनी का बर्ताव अब दिन ब दिन बदलने लगा था। पहले जहाँ वे बाबूजी को उखड़े मन से ही सही, पर खाना खिलाना, दवाई देना, बाकी ज़रूरतें पूरी करती थी, पर अब वे जानबूझकर टालने लगी थी। मोहिनी के मन में अब एक ही बात घर कर गई थी, सेवा हम करें और संपत्ति बराबर बटे। मन ही मन सोच चुकी थी कि ये अन्याय मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। अरविंद भी धीरे धीरे मोहिनी के इस बदलाव को महसूस कर रहा था, पर कुछ बोलता नहीं था।
वसीयत की बात के बाद से मोहिनी का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। पहले वे बुझे मन से गोपीनाथ जी की सेवा करती थी, पर अब उनकी किसी भी बात पर भड़क पड़ती थी। उसका गुस्सा अब खुलकर बाहर आ रहा था। अरविंद ये देख रहा था। उसकी पत्नी अब हमेशा उखड़ी उखड़ी सी रहती, चेहरे पर तनी हुई बोएं, आँखों में चिंगारी। अरविंद के मन में ख्याल आया, कहीं काम का बोझ ज़्यादा होने से तो ऐसा नहीं हो रहा है। अगर मोहिनी पर काम का बोझ कम हो जाए तो शायद उसका मिजाज ठीक हो जाए। उसने अगले दिन एक काम वाली बाई लगा दी। वे सुबह आती, घर की साफ सफाई करती, कपड़े और बर्तन धोती और फिर चली जाती। अरविंद ने मोहिनी से कहा, अब तुम्हें इतना काम नहीं करना पड़ेगा। बाबूजी की दवाइयाँ और खाना ही देखना है, बाकी सब बाई देख लेगी। मोहिनी ने सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में कोई राहत नहीं दिखी। अरविंद को लगा कि कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन दिन बीतते गए और मोहिनी का व्यवहार ठीक होने की बजाय पहले से भी ज़्यादा बिगड़ गया। अब वे गोपीनाथ जी की छोटी छोटी बातों पर चिल्लाने लगी। एक दिन चाय की चुस्की लेते हुए गोपीनाथ जी ने कहा, मोहिनी बहू, चाय में चीनी नहीं है, शायद तुम डालना भूल गई हो। मोहिनी ने जवाब दिया, चीनी नहीं डाली तो खुद उठाकर डाल लीजिए। मुझे हर बार मेरी कमी बताने की क्या ज़रूरत है? अरविंद ने उसे टोका। मोहिनी, ऐसा क्यों बोल रही हो? मोहिनी ने ठंडी नज़र से उसे देखा और बोली, जो सच है वही बोल रही हूँ। तुम्हें नहीं दिखता मैं कितना थक गई हूँ? अरविंद चुप रहा, पर उसके समझ में नहीं आ रहा था कि बाई लगाने के बाद भी मोहिनी की नाराज़गी क्यों बढ़ रही है। गोपीनाथ जी जब भी कुछ खाने को मांगते तो मोहिनी कान बंद करके बैठी रहती। अपने पोते को आवाज़ देते तो उसे भी दादाजी के पास जाने से मना कर देती। कभी कभार काम वाली बाई उन पर तरस खाकर रसोई में से कोई फल उठाकर काट कर दे देती थी। मोहिनी ने जब उसे ऐसे करते देखा तो ज़ोरदार डांट लगा दी, आगे से कभी ऐसा किया तो काम से निकाल दूंगी। उसके बाद काम वाली बाई ने भी अपने काम से काम रखना शुरू कर दिया। आज दोपहर के जब घड़ी में 3 बज रहे थे तो गोपीनाथ जी ने कमरे से धीमी आवाज़ में पुकारा, बेटी कुछ खाने को है तो दे दो। उनकी आवाज़ में कमज़ोरी थी, पर मोहिनी के कानों में वे एक और मांग बनकर गूंजी। वे रसोई से तनकती हुई बाहर आई, चेहरे पर गुस्सा लिए। ये भी कोई वक्त है खाना खाने का? उसने तीखे स्वर में कहा। 12 बजे तो आपने दूध वाला दलिया लिया था ना, और अब फिर से कुछ चाहिए? जो रोटी सब्जी बनी थी वे ख़त्म हो गई है। आपको तो कोई काम नहीं है सिवाय खाने के। ये घर है, कोई खाना बनाने की फैक्ट्री नहीं जो आपके लिए 24 घंटे चलती रहे। चुपचाप सो जाइए। अब जो कुछ भी खाना है शाम को मिलेगा। गोपीनाथ जी कुछ कहते इससे पहले ही मोहिनी मुड़कर अपने कमरे की ओर चली गई। गोपीनाथ जी की आंखों में एक उदासी छा गई, पर वे चुप रहे। उसी वक्त अरविंद ऑफिस से जल्दी लौट आया था। गेट के पास खड़े होकर उसने मोहिनी की सारी बातें सुन ली। उसके कदम अंदर बढ़े तो मोहिनी अपने कमरे में जा चुकी थी। अरविंद के मन में गुस्सा भड़क उठा। वे तेज़ी से कमरे में गया जहां मोहिनी बिस्तर पर बैठी अपना फेवरेट सीरियल देखना शुरू कर चुकी थी और ऐसे मस्त होकर बैठी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। टीवी की आवाज़ के बीच अरविंद की आवाज़ गूंजी, मोहिनी, ये क्या तरीका था बाबूजी से बात करने का? वे बूढ़े हैं, बीमार रहते हैं और तुम उनसे
ऐसे बोल रही हो? मोहिनी ने रिमोट नीचे रखा और पलटकर अरविंद को देखा। हाँ, बोल रही हूँ। और क्या करूँ? दिन रात उनकी सेवा में खड़ी रहूँ, सारी फरमाइश पूरी करती रहूँ। हर 2 घंटे में कुछ चाहिए होता है। मैं पूछती हूँ, मुझे भी आराम चाहिए या नहीं? मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। अरविंद का गुस्सा और बढ़ा। तुम्हें शर्म नहीं आती? बाबूजी ने हमेशा हमारा ख्याल रखा है और अब जब हमारी बारी है उनका ख्याल रखने की तो तुम ऐसा व्यवहार कर रही हो। मोहिनी भी अब भड़क उठी। ख्याल रखा? हाँ, रखा होगा तुम्हारा, पर मैं तो जब से शादी करके यहाँ आई हूँ बोझ की तरह बैठे हैं मेरे सिर पर। ऊपर से वसीयत में यश भैया को बराबर का हिस्सा। बस अब बहुत हो गया। अब कान खोलकर सुन लो अरविंद, या तो इस घर में बाबूजी रहेंगे या मैं रहूँगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। अरविंद स्तब्ध था। मोहिनी की बातें उसके सीने में खंजर की तरह चुभी। वह कुछ कहना चाहता था पर शब्द नहीं निकले। बहस की गूंज पूरे घर में तनाव बनकर फैल गई। रात को खाना किसी ने नहीं खाया। गोपीनाथ जी अपने कमरे में चुपचाप लेटे रहे। शायद उन्हें सब कुछ सुनाई दे गया था। अगली सुबह गोपीनाथ जी ने नाश्ते के बाद अरविंद को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज़ काँप रही थी। अरविंद, मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण तुम दोनों के बीच अनबन हो। घर की शांति बनी रहे, इसके लिए मैं वृद्ध आश्रम चला जाऊंगा। अरविंद चौंक गया। बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। पर गोपीनाथ जी बोले, नहीं बेटा, मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं यहाँ रहकर इस घर में कलेश को और बढ़ाना नहीं चाहता। मोहिनी पर बोझ बनकर मैं और नहीं रहना चाहता। तुम मुझे वहाँ छोड़ आओ। अरविंद का दिल बैठ गया। कांपते स्वर में बोला, आप कहें तो भैया से बात करूं। उनके विदेश से लौट आने के बाद आपको कुछ दिनों के लिए बेंगलोर छोड़ आऊँगा। नहीं बेटा, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई परेशान हो। गोपीनाथ जी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा। अरविंद लाचार सा होकर रह गया, पर गोपीनाथ जी के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। तभी मोहिनी, जो पीछे खड़ी उनकी सारी बातें ध्यान से सुन रही थी, ठंडे स्वर में बोली, अरविंद, बाबूजी ठीक कह रहे हैं। अब मुझसे और नहीं हो पाएगा। तुम इन्हें वृद्ध आश्रम छोड़ आओ। सबकी भलाई इसी में है। अरविंद ने उसकी ओर देखा। उसकी पत्नी की आंखों में अब न थकन थी न दर्द। चेहरे पर केवल एक कठोरता पसरी थी और दिल में ढेर सारा उत्साह। अरविंद का मन भारी था। एक तरफ उसके जन्मदाता थे जिन्होंने उसे पाला पोसा, अच्छी ज़िंदगी दी। दूसरी तरफ उसकी पत्नी, जिसके साथ उसने ज़िंदगी बांटी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या सही है। घर में तनाव की दीवारें ऊंची हो गई थीं। और उसी दोपहर जब अरविंद ने अपने पिता का छोटा सा बैग उठाया तो मोहिनी ने चुपचाप नज़रें फेर लीं। बाहर सड़क पर सन्नाटा था। अरविंद की उंगलियां बेबस होकर कैब के हैंडल को कसकर पकड़ रही थीं। उसने एक बार फिर से मोहिनी की ओर देखा। शायद उम्मीद थी कि वह कुछ कहेगी, उसे रोकेगी, लेकिन नहीं, उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। ये तो उसके लिए किसी बोझ से मुक्ति का पल था। गोपीनाथ जी चुपचाप खड़े थे। उनके चेहरे पर ना कोई शिकायत थी, ना ही कोई गिला, सिर्फ एक शून्य था। वृद्ध आश्रम जाने के लिए जब वे कार में बैठे तो गोपीनाथ जी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, परेशान मत हो बेटा। हर कोई अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता है। मुझे कोई शिकायत नहीं है। अरविंद कुछ कह नहीं सका।
कार आगे बढ़ाई। वृद्ध आश्रम के गेट पर पहुंचकर अरविंद की हिम्मत जवाब देने लगी थी। गाड़ी रोक कर वे कुछ देर यूं ही बैठा रहा। गोपीनाथ जी ने हल्के स्वर में कहा, चलो बेटा, देर मत करो। अरविंद की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें बहने नहीं दिया। वे गाड़ी से उतरा, बैग उठाया और अपने पिता के साथ अंदर चला गया। अरविंद ने दस्तावेजों की औपचारिकता पूरी की और जाने से पहले पिता के पैर छुए। खुश रहना बेटा, उन्होंने आशीर्वाद दिया। परंतु अरविंद की आवाज़ गले में अटक गई। वे बिना कुछ कहे तेजी से मुड़ा और बाहर निकल गया। वापस गाड़ी में आकर बैठा तो सिर स्टीयरिंग पर रख कर फूट फूट कर रो पड़ा।